गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अब क्लास की हम लोग कर लेते हैं शुरुआत। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है भाई। ज्योति कुमारी, विनीत कटारिया, सभी को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या क्या कहता है पहला क्वेश्चन? ये कहता है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था, इसने पूछा है बाद की बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड के बारे में बात करी है। लेटर चाइल्डहुड का मतलब है जब बच्चा आपका 6 साल से लेके 11 साल तक का बच्चा है। तो लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास, ठीक है, किसके विकास? उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है किसके बारे में? लेटर चाइल्डहुड यानी कि आपकी मध्य बाल्यावस्था के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो होता है वो स्कूल में जाना शुरू करता है। आपको बताया कि शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो पहली स्टेज होती है फाउंडेशनल स्टेज, अब बच्चा 3 साल के बाद आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। वरना उससे पहले जो बच्चा स्कूल में जाता था, अपनी जो औपचारिक शिक्षा बच्चा ग्रहण करता है, देखिए अनौपचारिक शिक्षा तो बच्चा कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। अपनी फैमिली से ग्रहण करता है, सबसे पहले पास पड़ोस से यहाँ पर ग्रहण करता है, दोस्त यारों से ग्रहण करता है। बट जो उसकी औपचारिक शिक्षा होती है, जो बच्चा किसी स्कूल में जाकर या आप लोग कॉलेज के अंदर जाकर उसको सीखते हो, तो औपचारिक शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करना बच्चा शुरू कर देता है। क्योंकि 6 साल का अगर बच्चा रहेगा तभी उसको फर्स्ट क्लास के अंदर आपका एडमिशन मिलेगा। ये बात आप सभी को पता है। तो यहां पर आपका पूछा है कौन सी आपकी लेटर चाइल्डहुड की अवस्था नहीं है। पहला कि भविष्य की योजना की सूझबूझ इसको होती है। जी नहीं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, कि अगर मैं आपको एक ताकत दूं कि आप अपने अतीत में चले जाओ, तो कौन से टाइम पीरियड में जाओगे? मैं यकीनन कह सकता हूं कि ज्यादातर आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप कहोगे कि सर स्कूल लाइफ सबसे बढ़िया थी, स्कूल वाले टाइम में हम लोग चले जाएंगे। ना कोई टेंशन, ना कैरियर की टेंशन, ना पैसा कमाने की टेंशन, किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी। इतना मुझे जरूर पता है, ज्यादातर आप लोग स्टूडेंट स्कूल लाइफ के अंदर जाओगे। और ये स्कूल लाइफ ही एज है आपकी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा 6 साल से लेकर 11 साल तक का आपका बच्चा होता है औपचारिक शिक्षा के लिए जब वो स्कूल में जाता है। तो यार उसको कोई टेंशन नहीं होती, कैरियर बनाने की कोई टेंशन नहीं होती, सूझबूझ की टेंशन नहीं होती। इसके बाद जब किशोरावस्था आती है, जब ये पहाड़ों का तूफान उसके ऊपर गिरता है, जो किशोर होते हैं, तो भविष्य की योजना की सूझबूझ जी नहीं है, इसको नहीं होती। आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसने नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव आंसर है। बाकी की जो विज्ञान की जो काल्पनिक कथाएं होती है, उनमें अधिक इंटरेस्ट यहाँ पर लेता है। देखिए जो साइंस फिक्शन स्टोरीज होती है, आप लोगों ने भी एक मूवी आई है, आई होप आप लोगों ने उस मूवी को देखा होगा। कल की मूवी आई है, प्रभास वाली, प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, ये वाली मूवी कल की मूवी आप सभी ने देखी होगी। अब वो कल की मूवी हमारी महाभारत के ऊपर आधारित है, बट रियल नहीं है। ठीक है, उसके आधार पर वो आपके एक साइंस फिक्शन मूवी यहाँ पर बना दी। अब उसका पार्ट सेकंड में आएगा, कब आएगा उसका पार्ट सेकंड? ठीक है, तो बच्चों को ऐसी मूवी देखने में बहुत अच्छा लगता है उसको। और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों को भी ऐसी मूवी देखने में अच्छा लगता है। लेकिन खास तौर पर जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत जल्दी एंगेज करता है इन काल्पनिक चीजों से। अरे उड़ने वाला घोड़ा, अरे ऊपर पानी उड़ रहा है, अरे कैसे तीर हवा में चल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो साइंस फिक्शन जो स्टोरीज होती है, या इस प्रकार की मूवीज होती है, बच्चा उनमें बहुत इंटरेस्ट लेता है भाई आपका। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, जी हाँ, यहाँ पर बच्चे के अंदर जो सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता है, वो यहाँ पर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपकी ठीक है। काल्पनिक भय का यहाँ पर अंत हो जाता है। जो भी काल्पनिक भय होते हैं, आप लोगों के भी छोटे से जब होंगे तो बहुत सारे काल्पनिक भय होंगे। जैसा आप लोगों को एक कभी डर डर चढ़ा गया भूत का, सभी का काल्पनिक भय है। और इतना मुझे पता है, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, अभी भी आपको भूत का डर होगा। तो हमें कभी ऐसा लगता था, जैसे मान लीजिए कोई साइंस फिक्शन मूवी देख ली, उसके अंदर भूत आ गया, तो हमेशा ऐसा लगता था पीछे कोई ना कोई जा रहा है, भूत पीछे चल रहा है। ऊपर से कुछ स्टोरी सुना देते थे, गांव देहात वाले तो और खतरनाक सुनाते थे। ठीक है, एक उसकी सुनाते थे, क्या नाम है, जिसके पैर पीछे मुड़ जाते हैं, छलावे की मूवी स्टोरी बताते थे, पीपल के ऊपर वहां पर भूत रहता, वो स्टोरीज बताते थे। तो हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमारे पीछे चल रहा है। इतना डर था भाई साहब कि बेड के नीचे भी ये लगता था कि कोई नीचे भूत ना सो रहा हो। झांकने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी, बेड के नीचे झांक कर देख ले। ठीक है, तो इस प्रकार के जो काल्पनिक भय होते हैं, उनका भी यहाँ पर बच्चों के अंदर अंत हो जाता है। आपका नहीं हुआ होगा अभी भी, इतना मुझे जरूर पता है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो ये 3 चीजें आपके यहाँ पर क्या दी हुई है, पॉजिटिव यहाँ पर दी हुई है। जैसे इसी स्टेज के अंदर बच्चा अपनी टोली गैंग यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, और टोली या जो अपना वो बच्चा गैंग बनाता है, ठीक है, वो गैंग जो बनाता है वो सेम जेंडर के साथ बनाता है। कि भाई अगर लड़का होगा ना, लड़का होगा तो वो सिर्फ लड़के से ही दोस्ती करता है, और अगर लड़की होगी तो वो लड़की से ही दोस्ती करेगी। यहां पर अपोजिट जेंडर एक साथ नहीं रहते, सेम जेंडर, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़के के साथ दोस्ती बनाती है। इससे पहले जो आपकी प्री चाइल्डहुड अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसमें अपोजिट जेंडर एक साथ रहते हैं।
मिडिल चाइल्डहुड के अंदर अलग अलग हो जाते हैं दोस्त, या मतलब लड़के अलग लड़के अलग, और जैसी किशोरावस्था में जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि विषमलिंगी भावना इनके अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये समझ गए? तो 3 पॉइंट हमारे पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव था। क्वेश्चन इसने नेगेटिव पूछा है तो आंसर आपका नेगेटिव यही सही हो जाएगा। कितने लोगों ने देखा हो जिसके पैर पीछे मुड़ जाते छलावा, जिसका इलाज बड़े बूढ़े पता है क्या बताते थे कि जैसी छलावा दिखे या तो आग जला दो, या दूसरा मैं बता भी नहीं सकता इतना खतरनाक वाला है, ठीक है। तो ये चीज बताते थे, इस प्रकार के काल्पनिक भय, इमेजिनरी जो आपके डर होते, फियर होते, उसके बारे में बताते थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, उसके ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, मतलब आपको यहाँ पर ओड वन बताना है, इनमें से अलग बताना है, जो चारों ऑप्शन में से यहाँ पर अलग है। पहला आपके सामने दिया हुआ है रेवन का परीक्षण। देखिए ये रेवंस का आपका टेस्ट था, जो आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर टेस्ट हुआ था। देखिए जो बुद्धि के टेस्ट होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के रूप में बांटा गया है। जैसा अगर मैं बात करूं, आज ही ये वाला टॉपिक मैं अपनी पेड क्लास में पढ़ा रहा था। अगर मैं बुद्धि के टेस्ट की बात करूं, अगर मैं यहां पर बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के टेस्ट की बात करूं, तो इंटेलिजेंस के टेस्ट की बात करूं तो एक तो आपके सामने हो जाता है शाब्दिक टेस्ट यानी कि शाब्दिक परीक्षण, जिसमें आप भाषा शब्दों के आधार पर किसी का टेस्ट करते हो। जैसे सपोज मैं आपके सामने एक सिचुएशन दे दूं कि अगर आपके सामने भूत आ जाए तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दिया जो हाफ स्टेटमेंट है, हाफ आपका वाक्य, इसको पूरा करना है। अब ये शाब्दिक परीक्षण में आपको ले रहा हूं कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है। कोई कहेगा भूत आ जाएगा तो तुरंत भाग जाऊंगा, कोई कह रहा है भूत आ जाऊंगा तो वही डट के सामना करूंगा, कोई कहेगा भूत आ जाएगा तो पता नहीं उस स्थिति में क्या करूंगा। तो जो सही आंसर देगा, सही तरीके के साथ आंसर देगा, पता लग जाएगा उसके अंदर उतनी बुद्धि है। तो शाब्दिक परीक्षण हो गए। एक होता है अशाब्दिक परीक्षण, या जिसको निष्पादन परफॉर्मेंस परीक्षण के अंदर आप लोग ले सकते हो। इसमें शाब्दिक परीक्षण नहीं होते, इसमें चित्रों के माध्यम से परीक्षण लिया जाता है। किसमें? चित्रों के माध्यम से परीक्षण लिया जाता है। क्योंकि शाब्दिक परीक्षण में जब हम किसी की बुद्धि का मापन करते हैं तो उसमें यहां पर जिसका हम मापन कर रहे होते हैं उसको यहां पर पढ़ा लिखा समझदार होना जरूरी है। जैसा आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मान लीजिए कोई नहीं है फिर कैसे करोगे? आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, उसे यही नहीं पढ़ना आता कि भूत क्या लिखा है। मैंने यहां पर भूत का पूछ लिया कि भूत का और दूसरा नाम इंग्लिश में क्या होता है, उसको हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? तो क्या हो गया उसकी बुद्धि का, कैसे मापन होगा? तो दूसरा टेस्ट यहाँ पर जो चित्रों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, चित्रों के माध्यम से जो यहाँ पर किया जाता है, जिसमें आपका एक देखने को मिलता है रेवंस का आपका टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज आपका टेस्ट देखने को मिलता है, जिसको आरपीएम के नाम से भी आपका जाना जाता है। अब रेवंस ने आपका टेस्ट करा था। ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी के बुक में आपकी दी हुई है, ये वाली पिक्चर बहुत जबरदस्त चैप्टर आपका दिया हुआ है बुद्धि के नाम से एनसीईआरटी के अंदर, डिटेल में पढ़ लेना। नया सिलेबस भी आएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप लोग उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर ये जो खाली जगह यहां पर है, ठीक है, ये खाली जगह यहां पर है, ये आपको भरनी है। इसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इसमें से सही भर दो, तो चौथी वाली भर दो, ये भर जाएगी आपकी। यानी चित्रों के माध्यम से यहां पर चित्र दिखाकर आपका टेस्ट करा, किसका? बुद्धि का, यहां पर जो आपका टेस्ट करा, ठीक है। 16 पीएफ, पीएफ का मतलब होता है पर्सनैलिटी फैक्टर, पी का मतलब होता है आपका पर्सनैलिटी, पी का मतलब होता है आपका पर्सनैलिटी, एफ का मतलब होता है आपका फैक्टर होता है। ये व्यक्तित्व के लिए आपका टेस्ट किया जाता है, किसके लिए? आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि ये टेस्ट आपका व्यक्तित्व के लिए किया जाता है, जो आपके आरबी कैटल ने दिया था, ठीक है। जो आपके किसने दिया था? जो आपके दिया था आरबी कैटल ने वाला टेस्ट दिया था व्यक्तित्व के मापन के लिए। तीसरा आता है ड्रोआ मैन टेस्ट। फंस गया भाई क्वेश्चन आपका, ड्रोआ मैन टेस्ट, ठीक है। ड्रोआ मैन टेस्ट जो भारत में भी विकसित परीक्षण है आपका, ठीक है। तो ये टेस्ट भाई आपका, ये भी बुद्धि से जुड़ा हुआ आपका टेस्ट है। इसमें भी वही चित्र दिखाकर, मतलब ये भी आपका निष्पादन वाला है, आपका चित्र दिखाकर, कार्ड दिखाकर बच्चों का टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। तो ये भी आपका बुद्धि से क्वेश्चन फंसेगा। टीएटी, टीएटी का मतलब होता है आपका थीमेटिक, टीएटी का मतलब होता है आपका थीमेटिक, ए का मतलब होता है आपका एपरसेप्शन, ए का मतलब होता है आपका एपरसेप्शन, और टी का मतलब होता है आपका टेस्ट, ठीक है। टी का मतलब होता है आपका टेस्ट। तो ये आपका टेट जो दिया था, ये दिया था आपके मॉर्गन और मूरे ने, ये दिया था आपके इन दोनों ने, मॉर्गन और मूरे ने। अगेन इस वाले टेस्ट में भी बच्चों को कार्ड दिखाए जाते हैं, और कार्ड दिखाने के बाद, पिक्चर्स दिखाने के बाद फिर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। तो अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन के ऊपर बोनस नंबर आपको मिलने चाहिए यहाँ पर, अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन के ऊपर, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी ऐसा एग्जाम उठा लीजिए आप लोग यूपी का, जिसके कई क्वेश्चन आपके कोर्ट में ना जाए। एक क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जिसमें आपके अधिगम से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन था, वो हरियाणा वाले, हरियाणा कह रहा हूं, यूटेट वालों ने उसका अलग आंसर माना था, राजस्थान वालों ने उसका अलग माना था, और यूपी वालों ने उसका आंसर अलग माना था। क्वेश्चन सेम था, लेकिन आंसर 3 राज्यों ने अलग अलग माने थे।
और वही क्वेश्चन आपका जब यूपी टेट में पूछा था तो कोर्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन चला गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, अगर मान लीजिए आप एक चुनोगे तो यहां पर बुद्धि का अगर आप लोग मानो, क्योंकि जो आपका ड्रॉ मेन टेस्ट है इसको एक बारी को व्यक्तित्व के अंदर आप ले सकते हो, अदरवाइज ये दोनों टेस्ट आपके बुद्धि के या आपके व्यक्तित्व के यानी कि पर्सनैलिटी के टेस्ट है। तो इस पर बोनस नंबर यानी कि दोनों आंसर मैं तो यहाँ पर दोनों बताऊंगा, ठीक है, मैं एक के साथ यहाँ पर नहीं जाऊंगा। बाकी भाई इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, 2-3 क्वेश्चन ऐसे टकराएंगे जो आपके जिन पर ये मिसमैच बनेगा या कोर्ट तक भी जो आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जब सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, कई बच्चे ऐसे थे जो मेरी नॉलेज के अंदर, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 1-1 2-2 नंबर से रह रहे थे, बट जैसे उनका क्या हुआ, उन्होंने कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, नहीं इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा, वो जीत गए उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी बहुत मैं आपको किससे सुना सकता हूँ कि 1-1 नंबर कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इधर भी पलट देता है उधर भी पलट देता है, ठीक है। ये आपकी शिक्षक भर्ती में के अंदर ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, मिलान यहाँ पर करना है। तो चलिए भाई मिलान आपके सामने कर लेते हैं। पहला आपके सामने दिया हुआ है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस क्या है भाई, आपकी एक बुक है, कौन सी है, ये बुक है, और इस बुक से आपके फेमस हुए थे ईएल थोंडाइक, जो आपके व्यवहारवादी थे, जिन्होंने सीखने के सबसे पहले नियम आपके सामने दिए थे, जिनको एक पशु मनोवैज्ञानिक भी यहां पर कहा जाता है। तो ये ईएल थोंडाइक होगी। अगली बात होगी आपके रिइंफोर्समेंट की बात होगी, पुनर्बलन की बात आगी, जिसको देने से आप रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया यहां पर करते हो। तो रिइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं आपके बीएफ स्किनर बात करते हैं, उन्होंने रिइंफोर्समेंट के अलग अलग प्रकार भी यहां पर बताए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं सारगर्भिता की बात करते हैं, जिसके बारे में गेस्टोल्टवाद यानी कि संपूर्णवाद की जो यहां पर बात करते हैं। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन की बात कौन करते हैं, कि पर्यावरण के अनुसार खुद को डालना, जैसा भी मैटर चल रहा है आपका कि कभी भी मान लीजिए सुपर टेट यूपी टेट की गुड न्यूज आ सकती है, तो पर्यावरण के में क्या मैटर चल रहा है आपकी वैकेंसी का यूपी टेट का, इसके अकॉर्डिंग आपने खुद को डाल लिया, डेली क्लास ले रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को बना रहे हो, तो ये कहा था आपके जीन प्याजे ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैच द फॉलोइंग, जो यहाँ पर मैंने आपके सामने स्क्रीन पर बताया है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी इसी प्रकार से मैच द फॉलोइंग यहाँ पर किया होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संकल्पनात्मक और सहज काल का संबंध, या सहज काल कह लीजिए, अंतर्ज्ञान इसको बोल लीजिए, इंट्यूटिव आपका जो पीरियड होता है, ठीक है, जहां पर बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, हर एक चीज के बारे में, ये चांद इधर से क्यों निकलता है, ये सूरज इधर से क्यों नहीं दिखता है, सूरज लाल क्यों होता है, हम गाड़ी से ऐसे क्यों जा रहे हैं, पीछे क्यों नहीं जा रहे, दुनिया भर के क्वेश्चन बच्चे के माइंड के अंदर होते हैं, यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, हर चीज के बारे में सवाल पूछने की उसकी आदत यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है, इस प्रकार के जो कंसेप्ट है, जो ये जीन प्याजे ने एक वर्ड दिया था सहजकाल अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूटिव जो आपका पीरियड, ये जो नाम दिया था, टर्म दी थी आपके प्याजे ने, ये किस स्टेज में होती है। आप सभी को बताया जीन प्याजे ने 4 अपनी अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंदर। पहली सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपका बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, उसके अंदर नहीं होता। सेकंड यहाँ पर दी नहीं रही, जो कि इसका आंसर सेकंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है आंसर, आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। क्या आंसर है, ये आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, मैंने कहा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, हर चीज के बारे में क्वेश्चन यहां पर पूछता है, तो आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, जो कि इसके अंदर है ही नहीं। तीसरे पर होती है आपकी कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है। चौथी होती है आपकी फॉर्मल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा 11 साल से ऊपर का होता है। तो आंसर इसमें क्या पूछा है, जो ये टाइम पीरियड पूछा है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर नंबर 4 के साथ आप लोग चले जाओगे, 4th आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आप लोग जा भी रहे हो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस प्रकार की क्लास, ये चीज देखने को यहाँ पर मिल जाए, तो अपने दोस्त यार ग्रुप के अंदर वीडियो को यहाँ पर शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि 5 वर्ष का सोनू है और उसकी जो मानसिक आयु है, यानी कि जो उसकी मेंटल एज होती है, और मेंटल एज किससे संबंधित होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल जो आपकी एबिलिटी आपके अंदर होती है, ये आपकी मेंटल एज इस चीज को बताती है। मान लो आप जैसे अभी 25 साल के हो, 30 साल के हो, बुद्धि आपके अंदर है नहीं, तो ये क्या होती है, मेंटल एज इस चीज को बताएगी, ठीक है भाई 30 साल का बागड़ बिल्ला हो गया, लेकिन बुद्धि नाम की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेंटल एज होती है, वो सोनू नाम का लड़का है जिसकी आपकी 5 साल है, और उसके साथ में जो उसकी क्या पूछिए, नहीं 5 वर्ष के सोनू की, अच्छा 5 वर्ष है उसकी सीए क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो उसकी वास्तविक आयु है। देखिए जो वास्तविक आयु होती है, जो रियल होती है, जैसे अगर मैं अपनी आयु बताऊं,
ठीक है, मेरे मुंह से हर बार ये निकलता है। मेरी वाली आयु छोड़ो, आपकी जो रियल एज होगी वो आपकी वास्तविक आयु है, यानी कि सीए क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो रियल में होती है। कितने साल के हो आप, 40 के हो, 50 के हो, कितने कितने साल के हो, ठीक है। तो ये आपकी वास्तविक आयु सोनू की 5 साल है, और जो उसकी मेंटल एज है वो उसकी 8 साल है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, देखिए उसके आईक्यू के बारे में यहां पर पूछा है। क्या पूछा है, उसके आईक्यू के बारे में यहां पर पूछा है। आप सभी को पता है कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें किसी बच्चे का आईक्यू निकालना है, व्यक्ति का आईक्यू निकालना है, तो फॉर्मूला होता है आपका MA/CA/100। ये फॉर्मूला होता है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। MA कितनी है, मेंटल एज मानसिक आयु, उसकी 8 वर्ष, तो 8 ऊपर लिख दो। CA कितनी है उसकी, क्रोनोलॉजिकल एज 5 वर्ष, तो या 5 वर्ष आपका नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो। इनको काट पीट दो, 5 दूनी 10, 0, 20 के 8 से करोगे 160। तो आईक्यू कितना निकल कर आ गया, आईक्यू निकल कर आ गया आपका 160 आईक्यू निकल कर आ गया। यानी कि इसका मतलब जो 160 आईक्यू निकल कर आया, ये जो भी बच्चा है, जो भी व्यक्ति है भाई, वो प्रतिभाशाली है। कैसा है, वो आपका प्रतिभाशाली है, यानी कि गिफ्टेड, आपके गिफ्टेड आईक्यू वाला है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली लोगों के आईक्यू की बात करूं, 140 प्लस की कैटेगरी आती है, 160 की अभी तक नहीं दी हुई। लेकिन मैंने आपको एक चीज भी ये भी बताई हुई है कि जो आईक्यू आता है ना, ये आईक्यू आपके वैलिड नहीं माने जाते भाई, ये वैध नहीं है। ये कभी भी आपके फिक्स नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, चेंज बदलाव इनके अंदर आपका आता रहता है, जिसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया। दो क्वेश्चन आपके सामने, दो फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, एक हिंदी में लिखा है, एक इंग्लिश में लिखा है। मान लो आप लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, और मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के आगे खड़ा हो गया कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश वाला आपको पढ़ना है, आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन क्वेश्चन के बारे में आपको पता है, और मैंने कहा चलो हिंदी में इसको सोल्व करो, तो हिंदी में इसको सोल्व कर दोगे। भाई टेस्ट तो एक ही प्रकार का है, लेकिन भाषा अलग अलग होगी, तो भाषा का प्रभाव आईक्यू के ऊपर पड़ा है, नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, हमारे पर्यावरण का असर इसके ऊपर पड़ता है। जो नंबर दिखा है ना, 160 वाला नंबर दिखा है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। ये जो प्राप्तांक आपको देखने को मिला है, चेंज होता रहता है, बदलाव आता रहता है इसके अंदर। कभी 160 है तो 120 भी हो जाएगा ये आपका। इसलिए जो आपके आईक्यू टेस्ट होते हैं, इनको वैलिड यानी कि वैध नहीं माना जाता और ना ही माना जाएगा। समझ गए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ए और बी का मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। अभी कर लेते हैं भाई। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए यहां पर जहां तक आपके सामने चारों आपकी डिसेबिलिटी से संबंधित चीजें लिखी हुई है, और इनको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। पहला अगर मैं आपके सामने बात करूं, फ्लैश कार्ड की बात करूं, क्या होते हैं फ्लैश कार्ड? इस प्रकार से आपके सामने फ्लैश कार्ड है, ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने फ्लैश कार्ड होते हैं। देखिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ये बात है 2018 की बात है। तो जैसा आप लोग टीचर बन जाओगे, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, जैसा आप टीचर बन जाओगे, सुपर टेट का एग्जाम पास कर लोगे, तो आपकी बीआरसी के ऊपर ट्रेनिंग होती है। आप लोग गए भी होंगे बीआरसी के ऊपर, तो बीआरसी के ऊपर आपकी सारी ट्रेनिंग वही आपकी होगी। जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है, तो बीआरसी पर ही आपकी कंडक्ट होती है। वहां पर आपके एचडीआई होंगे, वो आपकी ट्रेनिंग को कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि बीआरसी के मेन हेड वही होते हैं आपके, ठीक है। तो वहां पर क्या होते हैं, एक ट्रेनिंग के अंदर मैं इन्वॉल्व होता, और वो आपकी टीएलएम से रिलेटेड थी। एग्जैक्ट तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात। तो ये इस प्रकार के फ्लैश कार्ड लिखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ए, यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला ए, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ ए, ये वाला A4 यहाँ पर हमने लिख दिया एप्पल, A4 यहाँ पर लिख दिया एप्पल, और एक एप्पल बना दिया। आ का मतलब यहाँ पर लिख दिया हमने कुछ भी लिख दो, अनार लिख दो यहाँ पर, और एक यहाँ पर अनार बना दिया। इसी प्रकार से ये कर दो। तो देखो बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से जो आपको सिखाना है, कितना बढ़िया तरीका एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना। अपने हाथ में वाला फ्लैश कार्ड ले लो, वहां पर जो जितने भी टीचर थे सभी बड़ी बड़ी एज के भी थे, बड़ी बड़ी मैडम थी, बड़े बड़े आपके सर भी थे जो एज में थे, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से मतलब खेल लेते, जैसे छोटा बच्चा खेलता है। आप इन कार्ड को बच्चों को दिखाओ, और इन कार्ड को दिखा के बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से खिलाओ। कैसे खिला सकते हो एक्टिविटी के माध्यम से? इन कार्ड को बच्चे की एक ट्रेन सी चलवा दो, ये एक सर्कल बनवा दो कि चलते रहो चलते रहो, और इन कार्ड को जमीन के ऊपर डाल दो, और बच्चों से कहो कि चलते चलते कुछ गीत गवाते रहो उनसे, या कुछ भी एक्टिविटी करते रहो, और कहो कि ए फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे उसके ऊपर टूटेंगे। तो देखो बच्चे का जो अटेंशन है वो कितना फोकस करेगा उस ए वाले फ्लैश कार्ड के ऊपर, उसका पूरा ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको जीतना है। और मजे मजे में यहाँ पर वो क्या काम करेगा, वो अल्फाबेट सीख जाएगा, वो यहाँ पर काउंटिंग सीख जाएगा, वो यहाँ पर अन्य नामों के बारे में सीख जाएगा। तो फ्लैश कार्ड टीएलएम का एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण संसाधन है, इनफैक्ट सस्ता भी है, ठीक है, इनफैक्ट आपका सस्ता भी है, जो महंगा भी नहीं है। तो फ्लैश कार्ड किन प्रकार के बच्चों के लिए यूज होता है, वो जरा मुझे आप लोग बताइए कि फ्लैश कार्ड किन प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पर यूज होता है। अगर मैं फ्लैश कार्ड की बात कर रहा हूं, तो जो बच्चे यहाँ पर
श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकते लेकिन इसके माध्यम से देख तो सकते हैं भाई आपके फ्लैश कार्ड को। मान लीजिए सुन नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं, लेकिन इस वाली जो मैंने एक्टिविटी बताई इसमें उनके लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टीचर निर्देश देगा और उसके बाद बच्चा एक्टिविटी करेगा, ठीक है। लेकिन फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं, भले एक्टिविटी के माध्यम से ना सिखाए क्योंकि इंपेयरमेंट है, ठीक है। हालांकि ये नाम अब नहीं चलता, ये डिसेबिलिटी नाम अब चलता है, ये पहले नाम चलता था, ठीक है। तो ये फ्लैश कार्ड हो जाएगा। दूसरा आपके सामने टॉकिंग बुक्स है, ठीक है। टॉकिंग बुक्स जो आज की डेट के अंदर बहुत सारी बुक्स ऐसी आ रही है, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी बुक को ऑडियो की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, उसमें उसको सुन सकते हो। चैट जीपीटी आ गया है, अब तो बहुत चीज आपकी आसान हो गई है। तो जो आपकी टॉकिंग बुक्स है उसका यूज आपका किसके अंदर हो जाएगा, बताओ भाई, टॉकिंग बुक्स का यूज आपका किसके अंदर हो जाएगा। बुक्स है आपकी टॉकिंग, बोलने वाली, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते, विजुअली इंपेयरमेंट है, दृष्टिबाधित है, उनके लिए आप लोग इसका यूज कर लेना, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें साइन लैंग्वेज, ठीक है। साइन लैंग्वेज जो आपके दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा, उनके लिए आपकी साइन लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। तो साइन लैंग्वेज का यूज किसके लिए कर सकते हो आप लोग, तो साइन लैंग्वेज का यूज आप लोग कर सकते हो, साइन लैंग्वेज का यूज अल्पदृष्टि अधिगम अक्षमता के लिए कर सकते हो। किसके, साइन लैंग्वेज का यूज जो आप लोग इसके अंदर करोगे वो अधिगम अक्षमता के लिए साइन लैंग्वेज का आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यार मेरी मिसमैच हो रहा है, एक सेकंड इसको ठीक करो दोबारा, वरना मैं ही इसके अंदर अभी कंफ्यूज हो जाऊंगा। देखो दोबारा से देखते हो इसके बारे में। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें इधर से हम शुरू कर लेते हैं, जो दृष्टिबाधित है, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते तो उनके लिए टॉकिंग बुक के अलावा चौथा ऑप्शन भी है भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिनको बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, तो इसके माध्यम से बड़ी वो सटीकता से थोड़ा मतलब इसको साइज को बढ़ाकर देख सकते हैं। तो यार फोर्थ ऑप्शन तो और भी ज्यादा बढ़िया है आपका, ठीक है, जो आपका मैच द फॉलोइंग यहां पर हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे की श्रवण बाधिता, तो श्रवण बाधिता के लिए फ्लैश कार्ड आपका, ठीक है, जो मैंने यहां पर बताया था श्रवण बाधिता के लिए। उसके बाद बात करें अल्प दृष्टि, तो अल्प दृष्टि जिनका लो विजन है, हाँ लो विजन के लिए भी हम टॉकिंग बुक्स ले सकते हो। दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि दोनों सेम सेम से आ गए थे, मतलब जिनको देखने में दिक्कत है, इसलिए ऑप्शन के अंदर ये दिक्कत हुई। और अधिगम अक्षमता, जिसके बारे में आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपकी 21 दिव्यांगता है, उसके अंदर एक दिव्यांगता होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित विशिष्ट योग्यता अक्षमता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो डिस्ग्राफिया, पढ़ते हो डिस्कैलकुलिया, पढ़ते हो डिसलेक्सिया, पढ़ते हो, तो इसमें आपकी साइन लैंग्वेज का यहाँ पर यूज होगा। किसका यूज होगा, इसमें आपकी साइन लैंग्वेज का यूज होगा। तो इस प्रकार से आपका मैच द फॉलोइंग यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटीज दी हुई है और यहाँ पर उनसे संबंधित आपके कुछ टूल्स यहाँ पर दिए हुए जो इनके अंदर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आप इसके अंदर अपना लगा लेना, जो भी आपका आंसर बैठेगा ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक और क्वेश्चन आपका बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित, बुद्धि से संबंधित आपका पूछ लिया, कौन सा नहीं है। देखिए अगर मैं बुद्धि के सिद्धांत की बात करूं तो एक तत्व सिद्धांत जो दिया था आपके एल्फ्रेड बिने ने, किसने दिया था, बुद्धि का जो आपका एक कारक सिद्धांत, जिन्होंने बुद्धि को एक कारक माना, बुद्धि को विशिष्ट योग्यताओं का एक सेट, एक समुच्चय यहां पर इन्होंने माना। इनफैक्ट जो आपका बुद्धि का जो परीक्षण करा था, इंटेलिजेंस जो टेस्ट करा था, तो जो बुद्धि परीक्षण करने वाले सबसे पहले आपके कौन थे मनोवैज्ञानिक, आपके एल्फ्रेड बिने थे भाई आपके, ठीक है। तो इन्होंने तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था, एक प्रकार की बुद्धि बताई थी जिसमें सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं होती है। दूसरी इन्होंने बताई थी आपकी टू, उसके बाद जो आई थी इनकी आलोचना करी थी, उसके बाद आलोचना करी थी चार्ल्स स्पेरमैन ने। किसने करी थी आलोचना, करी थी आपके चार्ल्स स्पेरमैन ने करी थी आलोचना। इन्होंने कहा बिने साहब आप गलत बात कह रहे हो, बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि दो प्रकार की होती है। तो इन्होंने बुद्धि का 2 फैक्टर बताए थे। 2 फैक्टर के अंदर कौन कौन से इन्होंने यहाँ पर बुद्धि के 2 फैक्टर बताए थे। एक इन्होंने बताया था यहाँ पर आपका जी फैक्टर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस जो सभी के अंदर होती है। एक बताया था इन्होंने एस फैक्टर, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि विशिष्ट बुद्धि, जिसको आप अर्जित करते हो, कमाते हो, प्रैक्टिस के माध्यम से सीखते हो। तो चार्ल्स स्पेरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी आपकी। एक आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी बताना जरा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर किसके साथ जाओगे, हार्वर्ड गार्डनर के साथ जा रहे होंगे। गदो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, अनेक प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। लेकिन अगर बात करें मल्टी फैक्टर की बात करें तो मल्टी फैक्टर दी थी आपके ईएल थोंडाइक ने। किसने दी थी, ईएल थोंडाइक ने आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी। कौन कौन से यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, नजर डालिए। एक बताई थी आपकी मूर्त बुद्धि,
ठीक है। कॉन्क्रीट जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, जिसके आपके यूपीटेट में भी एक एग्जाम पूछा गया है कि जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहा जाता है। दूसरी बुद्धि बताई थी इन्होंने अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यहां पर इन्होंने बताई थी। और तीसरी बुद्धि इन्होंने सोशल यानी कि आपकी सामाजिक इंटेलिजेंस यहां पर बताई थी। तो इन्होंने मल्टीफैक्टर थ्योरी आपकी दी थी। अब बचा भाई आपके सामने क्या, अब बचा आपके सामने प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत आपका जो संबंधित होता है वो आपके हेरिडिटी यानी कि जीन से आपका संबंधित होता है, आपके आनुवांशिकता से संबंधित आपका सिद्धांत है। किससे? ये आपके आनुवांशिकता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, इस सिद्धांत के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो विपरीत गुणों के पैदा हो जाते हैं। अपोजिट गुणों के बच्चे पैदा होना, विपरीत गुणों के बच्चे पैदा होना। अब क्या होगा सर ये कैसे होता है? अरे मान लीजिए अगर कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, ठीक है, और पता चला उनके बच्चों के अंदर दिमाग ही नहीं है, कुछ भी बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, तो इस प्रकार के बच्चे क्या हो गया? आपने देखा होगा जैसे पुरानी मूवी के अंदर क्या होता है, कोई डाकू बदमाश रहता है जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, पता चला उसका लड़का जो है बहुत बड़ा अधिकारी यहां पर बन गया। तो ये क्या है? विपरीत गुणों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। पढ़े लिखे के यहाँ बेकार पैदा हो गया, और जो बेकार थे उनके यहाँ पढ़े लिखे यहाँ पर बच्चे हो गए। तो आनुवांशिकता का गुण है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये तीनों के तीनों आपके बुद्धि के सिद्धांत है जो यहाँ पर मैंने आपके सामने बताए। ठीक है, समझ गए आप लोग इसके बारे में? चलिए भाई, सर बहुत टफ लग रहा है। अरे अभी तो आए नहीं है टफ, अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं। अभी चलते जाओ, सीरीज चलते जाओ, पता चलेगा। खाली यूपी टेट पे फोकस मत करो ना, थोड़ा लेवल बढ़ा के चलो। ठीक है, तो लेवल बढ़ा के चलिए, अभी तो आने हैं चीजें, क्वेश्चन आपके ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। भारतीय संविधान में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस में शामिल है? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, अगर यहां पर दिव्यांग बच्चों का मैटर आ जाए, अगर यहां पर दिव्यांग बच्चों की बात आ जाएगी, ये सामान्य बच्चों के लिए बात है 6 साल से लेकर 14 साल, अगर दिव्यांग बच्चों के लिए बात आ जाएगी तो ये 6 साल से लेकर 18 साल तक का टाइम पीरियड आ जाएगा। यानी कि किसी भी तरीके के बच्चों, चाहे सामान्य बच्चों दिव्यांग बच्चों, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ये आईटी 2009 के अंदर पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर। फ्री का मतलब है सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, चाहे बच्चा किसी भी परिवेश से आता हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। कंपलसरी और अनिवार्य का मतलब होता है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बेटा उनको स्कूल भेजो, वरना तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग नहीं कर सकते। सुपरटेट एग्जाम पास होने के बाद भी आपकी जॉब लगेगी, और जॉब कहाँ लगेगी? गांव देहात के एरिया के अंदर आपकी जॉब लगेगी। पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो स्कूल में सिर्फ आपको इसलिए भेजेंगे बच्चों को ताकि कुछ खाने पीने का मिल जाए या कुछ पैसे वैसे उनको ड्रेस का पैसा मिल जाए। अब तो ड्रेस का पैसा भी सीधा अकाउंट में हो रहा है, ठीक है, वरना पहले ड्रेस मिलती थी। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो बात करता है वो किस आर्टिकल में आपका दी हुई है? आर्टिकल नंबर 45 में, जी नहीं, पहले आर्टिकल नंबर 45 में दी हुई थी, लेकिन इसने शिक्षा के जो आपके लक्ष्य है उसको यहां पर प्राप्त नहीं करा, तो इससे यहां पर इसको हटा दिया गया था। अब आर्टिकल 45 के अंदर जो 6 साल तक के बच्चे हैं, आप लोगों ने अगर शिक्षा नीति 2020 को डिटेल में पढ़ा होगा तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है ईसीसी, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। यानी कि जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी शुरुआत की जो देखभाल होती है, उनकी शुरुआत की जो आपकी एजुकेशन होती है, तो ये आर्टिकल नंबर 45 आपका उससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 45 का इंप्लीमेंटेशन यानी कि इसने लक्ष्यों की प्राप्ति सही प्रकार से नहीं करी, तो उसकी जगह फिर आर्टिकल नंबर लाया गया, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 21A। तो 21A यहां पर लाया गया। कभी कभी पर 21 का भी आपको दिया रहता है, दोनों एक ही बात है। आपके एग्जाम में भी, सुपरटेट में भी पूछा गया था, और भी जगह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसमें 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 20A इस वाली बात को करता है। आर्टिकल नंबर 15 बात करता है आपका कि हमें बच्चे या व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव यापन नहीं करना है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल नंबर 15 इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 26 जो भी आपके धार्मिक आपके स्थल है, ठीक है, जो भी आपकी धार्मिक प्रक्रियाएं, संस्थाएं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, प्रबंधन किस प्रकार से करना है, वो आपका अधिकार है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 26 बात करता है। तो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 21A। आंसर नंबर 3 यहां पर आपका सही हो जाएगा। समझ गया आप लोग इसके बारे में? चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कि सिगमंड फ्राइड ने समाजीकरण की, अब देखिए सिगमंड फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था?
इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यहां पर दिया था, साइकोएनालिटिकल थ्योरी यहां पर दी थी। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बताया था कि मन का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, जहां पर इन्होंने अलग अलग प्रकार के मन बताए थे, ठीक है। कॉन्शियस माइंड बताया था, सबकॉन्शियस माइंड बताया था, अनकॉन्शियस माइंड बताया था। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मन का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। हालांकि इन्होंने साइकोसेक्सुअल आपकी थ्योरी भी यहां पर दी थी, मनोलैंगिक विकास भी दिया था, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने सामाजिकरण की किस रूप में व्याख्या की है, जो सोशलाइजेशन होता है। बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे पहले किससे होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, परिवार से होता है। इसलिए परिवार को फर्स्ट एजेंसी यहां पर माना जाता है। और उसके बाद किससे होता है, स्कूल से होता है, टीचर से होता है, लाइब्रेरी से होता है, बुक से होता है, धार्मिक स्थल से होता है। आज की डेट के अंदर जो आपके सोशल मीडिया है सबसे ज्यादा, तो उससे आपका हो रहा है जो सोशलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जहां से बच्चा चीजों को सीख रहा है। तो ये सब सेकेंडरी में आ जाती है, फर्स्ट में आपकी फैमिली आएगी, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपना वही सीखता है, सोशलाइजेशन वही करता है। तो फ्राइड के अकॉर्डिंग बताओ भाई सोशलाइजेशन के बारे में। ये लोग उन सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को सीखते हैं जो व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनाते हैं, जिसे उन्होंने सुपर ईगो यहां पर कहा था। बिल्कुल ठीक बात है। एक कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक होती है भाई आपकी ईड, एक होती है आपकी ईड, एक होती है आपकी ईगो, एक होते हैं आपके सुपर ईगो, ठीक है। ये तीन प्रकार के कंसेप्ट यहां पर इन्होंने दिए थे, जो आपके सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। सिंपल से एक बात को यहां पर समझना, ईड का मतलब होता है आपका बुरा। ईड क्या होती है, बुरी, ठीक है। ईड का मतलब होता है बुरा। ईड को क्या है, सिर्फ इसको अपनी नीड पूरी करनी है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, चाहे कोई मरे या गिरे किसी भी हालत में। उसे लग रहा है कि भाई मुझे भूख लग रही है और मुझे किसी को मारकर अपनी भूख को पूरा करना है, मार देगा भाई उसको आदमी। उसे लग रहा है मेरे अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा आ रही है। अब चाहे सामने 3 साल की बच्ची हो, चाहे 60 साल की बूढ़ी औरत हो, या कोई भी लड़की हो, और उसको मानना भी पड़े, कोई बात नहीं, हम उसको मार देंगे, बस मेरी नीड पूरी होनी चाहिए। अपना सेटिस्फेक्शन यहाँ पर व्यक्ति देखता है और कुछ नहीं देखता। जो आप लोग केस देखते हो ना, ठीक है, कि बच्चों के रेप हो गए, ठीक है, अभी जैसे कोलकाता वाला रेप कांड जो हुआ था, ठीक है, उसमें आपने देखा किस प्रकार से हुआ था। उसके अलावा आप लोग देखते हो कि जानवरों के साथ दुष्कर्म कर देते हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, वो बस अपनी नीड की पूर्ति करना चाहते हैं, उनको बाकी वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं पता, अच्छे बुरे के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी नीड कहती है कि भाई तेरी वाली नीड है, कर, इसको पूरा कर। सुपर ईगो जो होता है, सुपर ईगो आपकी अच्छी होती है। सुपर ईगो क्या होती है, ये आपकी अच्छी होती है। ये आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें बताएगी, नहीं ये वाला गलत काम है, अच्छे काम यहाँ पर करो। सचिन सर तैयारी करा रहे हैं, मेहनत करके पेपर को पास करना। ये कहेगा नहीं, पेपर को लीक करा देते हैं, ठीक है। ये कहेगी सुपर ईगो, नहीं नहीं लीक मत कराओ, ये सही से पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे भी तुम्हें हेल्प करेंगे, इनसे पढ़कर पेपर पास हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। ये कहेगा कि आगे मॉक टेस्ट लगाओ, किताबें खरीदो, ये करो। ये कहेगा नहीं, सीधे एक काम करो, चोरी कर लो, सचिन सर के सारे बैच चोरी कर लो और सारे इनके कोर्स को फ्री में डाउनलोड कर लो यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एक आपकी अच्छी होती है सुपर ईगो, जो अच्छे काम के लिए आपको प्रेरित करती है, वैल्यूज के बारे में बताती है, और ईड होती है आपकी जो बुरी होती है, और इनके बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करती है, जो आपको यहाँ पर ईगो दिख रही है। अब मान लीजिए ईगो के ऊपर ईड हावी हो गया, उसको अपनी नीड की पूर्ति करनी है, और पूर्ति मान लीजिए यही है कि सचिन सर का बैच चोरी कर लेते हैं। तो ईगो क्या कहेगी, देख भाई ऐसे सीधा चोरी मत कर, वरना ये स्ट्राइक डलवा देंगे, जेल में भी डलवा देंगे, तरीके से चोरी करते हैं, किसी और को लगाएंगे। मतलब एक प्लानिंग यहाँ पर बना देता है, कौन, जो ईगो यहाँ पर जो बैलेंस बनाने का यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, जो सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करी जा रही है, कि ये लोग उन सांस्कृतिक मूल्य जो यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज होती है और जो आदर्श होते हैं, उनको सीखते हैं, जो व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जिसे उन्होंने सुपर ईगो कहा था। बिल्कुल ठीक बात है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें पाप लगेगा अगर किसी ने अपने ईड की बात यहाँ पर सुनी, अपने सुपर ईगो की बात आपको सुननी है, ठीक है। जैसी कभी बैच आएगा सुपर ईगो की बात सुनिए, तब तक फ्री बैच तो लॉन्च करा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, अगले के ऊपर यहां पर डालते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। यार आप लोगों ने अपने डीएलएड वगैरह के अंदर भी खूब पढ़ा होगा, कुत्ता बिल्ली खरगोश सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके कोलर, तो कोलर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो करा था अपना चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। जिन्होंने अपना इनसाइड थ्योरी दी थी, सूज द्वारा सीखने की बात करते थे, किसके द्वारा, सूज द्वारा सीखने की बात करते थे ये, ठीक है। तो ये आपके कौन थे, कोलर थे, कि जैसे आपके सामने कोई समस्या आ जाए, अपनी खुद की सूझबूझ के द्वारा उसका समाधान करो। ईएल थोंडाइक की बात करें तो ईएल थोंडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो अपनी बिल्ली के ऊपर करा था, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। और सिद्धांत कौन सा दिया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, ठीक है। प्रयास और त्रुटि का यहाँ पर सिद्धांत दिया था, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत यहाँ पर इन्होंने दिया था। अब इसके अंदर तो आपके होने से रही,
अगर बात करें इवान पेवलो की, यहां पर बात करें, ठीक है, इवान पेवलो ने जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। अगर बात करें बीएफ स्किनर की, आपकी बात करें ओपरेंट कंडीशनिंग, ओपरेंट थ्योरी जिन्होंने दी थी, इन्होंने भाई दो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। पहला तो इन्होंने किसके ऊपर जो करा था, वो करा था चूहे के ऊपर करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, पिंजरे के अंदर चूहे को बंद कर दिया था, और उसके साथ में चूहे के साथ कबूतर के ऊपर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। भाई साहब इन्होंने कबूतर को इतना ट्रेंड कर दिया था ना, वो टेबल टेनिस खेलने लग गए थे घरों के अंदर। जो टेबल टेनिस आज की डेट के अंदर आप देखते हो ना, इन्होंने कबूतरों से टेबल टेनिस खिलवा दी थे। इतने खतरनाक आपके मनोविज्ञानिक यहाँ पर आपके रहे हैं। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुत्ता पूछा था ना, कुत्ता हो जाएगा आपका यान पेवलो, आपके हो जाएंगे आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई पोल देता रहे, इनको पोल दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा आपको देनी होती है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नया नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय अब नया नाम है, लेकिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, उसने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में समावेशन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को यहां पर लागू किया था, ठीक है भाई, मान लिया इसको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 की यहां पर बात कर रहा है, जहां पर सभी बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। इसमें सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, क्षमता आदि की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना है। और कितना करना है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये भी ठीक है, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके सामने ठीक हो जाएंगे। बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, कॉम्बैट यानी कि युयुत्सा, ठीक है, कॉम्बैट यानी कि युयुत्सा यानी कि युद्ध प्रेम। क्या मतलब आपका, इसका मतलब आपका युद्ध प्रेम, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। देखिए जो मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो मैकडूगल ने अपना जो सिद्धांत दिया था, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां यहां पर बताई थी। कितनी, मैकडूगल ने अपनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां यहां पर बताई थी। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है, इन मूल प्रवृत्तियों का जो संबंध होता है वो हमारे इमोशन से, यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं उनसे हमारा यहां पर इनका रिलेशन होता है। जो भी मूल प्रवृत्ति होती है उसके बाद हमारा उससे जो इमोशन होता है वो निकल कर आता है। अब सपोज यहां पर क्वेश्चन में दे दिया कि कॉम्बैट यानी कि युयुत्सा, युद्ध प्रेमी, यानी कि किसको लड़ने का मन है। अब मान लो आपको लड़ने का मन है, अब आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन मान लीजिए किसी का लड़ने का मन कर रहा है, गुस्सा, ठीक है, उसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो इमोशन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, क्रोध का, गुस्से का इमोशन यहां पर निकलेगा। मान लो भाई आपको किसी ने गाली दे दी, आप में किसी ने आपने 2 थप्पड़ लगा दिए, तो आपका मन क्या होगा, आपका मन लड़ाई करने का होगा ना, कि अब मैं भी इसको गाली दूंगा या मैं भी इसमें 2 लगाऊंगा। और इमोशन कौन सा निकल कर आएगा, क्रोध का, एंगर का इमोशन आपके अंदर यहां पर निकल कर आएगा। तो यहां पर एक मूल प्रवृत्ति दी हुई है युयुत्सा, जिसका संबंध होता है आपका एंगर यानी कि क्रोध वाले इमोशन से जिसका संबंध होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संवेग होता है। और संवेग क्या होता है, युयुत्सा क्या होता है भाई, आपका जो लड़ाई का यहां पर मन है, तो ये आपका जिससे संबंध हो जाएगा, एंगर वाले से आपका इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसने उल्टा दे दिया, मूल प्रवृत्ति यहां पर इसको, अच्छा दे या तो है यार, 4th नंबर मूल प्रवृत्ति आपकी जिसके अंदर इमोशन आपका कौन सा है, एंगर वाला, यानी कि आपका गुस्से वाला एंगर है। तो आंसर नंबर 4 यहां पर आपके सामने हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग अलग अलग जा रहे हो, ठीक है। संवेग आपका क्रोध वाला होगा, लेकिन मूल प्रवृत्ति आपकी युयुत्सा की आपकी, ठीक है, समझ गए। अगली बात करते हैं, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई इन्होंने मैकडूगल ने, 14 के 14 देख लेना आप लोग, ठीक है, जब डिटेल में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, एक बार कुछ हाथ हो जाए इसका पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, एक बार यूपीटेट सुपरटेट आ गया ना, मैं इतना भरोसा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं, नया सिलेबस कुछ भी पूछ ले, टीचिंग एग्जाम से क्या नया सिलेबस और बाहर पूछ लेगा, उसके लिए आप बेफिक्र होकर अब मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ सकते हो। बट एक बार कुछ पॉजिटिव तो आ जाए उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर हमला करेंगे हम लोग पेपर्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जो शारीरिक विकास होता है, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि शरीर का विकास जो होता है, ठीक है, तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। पहला कल्पना, देखिए जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, काश सुपरटेट का एग्जाम जल्दी आ जाए, काश पेपर जल्दी हो जाए, काश मेरी जल्दी से जॉब लग जाए, तो ये हम लोग किस में करते हैं, ये हम लोग करते हैं अपने कोग्निटिव के अंदर, ठीक है, जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है उससे संबंधित होता है, यानी कि जो हमारा मानसिक विकास होता है, तो हमारा मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, कल्पना करते हैं।
और स्विंगात्मक विकास जुड़ा होता है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट, ये आपका, ठीक है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से नहीं जुड़ा। इसके संबंध का नियम तो भाई आपका हो नहीं सका। दूसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। देखिए यहां पर आपके ग्रोथ को बताया रैपिड ग्रोथ। देखिए अगर आप ग्रोथ के बारे में पढ़ोगे कि ग्रोथ किस किस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरती है, तो जो ग्रोथ होती है ना, सबसे पहले जो आपकी इन्फेंसी की स्टेज जो होती है, शैशवावस्था होती है, उसमें बहुत स्पीड से बढ़ती है बच्चे की जो ग्रोथ होती है। मतलब जो उसका शारीरिक विकास होता है, उसकी हाइट, उसका वेट बहुत स्पीड से एकदम किस में बढ़ता है, आपकी शैशवावस्था यानी कि आपकी इन्फेंसी स्टेज, जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। उसके बाद बच्चा जब आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जाता है, प्रारंभिक बालावस्था के अंदर जाता है, तो थोड़ी सी उसकी जो ग्रोथ होती है कम हो जाती है, मतलब बढ़ती है लेकिन इन्फेंसी के मुकाबले में नहीं बढ़ती। जैसे बच्चा आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जाता है, थोड़ी और कम हो जाती है, बढ़ रही होती है लेकिन इन दोनों के मुकाबले में कम होती है। और जैसे बच्चा लेटर चाइल्डहुड के अंदर जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है सबसे कम वहीं पर होती है आपकी। इसलिए लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था को आपकी पठारी अवस्था भी कहा जाता है। पठारी यानी कि प्लेटो आ जाता है, ठीक है, कमी हो जाती है आपकी बच्चे की शारीरिक ग्रोथ के अंदर। जैसे ही बच्चा फिर किशोरावस्था के अंदर जाता है, तुरंत फिर बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो सबसे तेज स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। तो वो सबसे तेज स्पीड से बढ़ती है, जहां पर एक कंसेप्ट आता है आपका ग्रोथ स्पर्ट। ये कंसेप्ट आपके सामने आता है ग्रोथ स्पर्ट, यानी कि जो अचानक से जो हमारे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। और ये अचानक से हमारे शरीर के अंदर बदलाव क्यों आते हैं? प्यूबर्टी की वजह से। जो वय संधि यहाँ पर शुरू हो जाती है, क्या शुरू हो जाती है? जो वय संधि यहाँ पर आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। जो लड़के और लड़कियों के अंदर जो यहाँ पर फिजिकल चेंज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों के अंदर उनकी जो आवाज है वो भारी भरकम हो जाती है, ठीक है, दाढ़ी वगैरह उनके यहाँ पर आने लग जाती है। और लड़कियों के अंदर जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके द्रुतगामी विकास यानी कि जो रैपिड ग्रोथ है, इसका नियम आपके किससे संबंधित होता है? इसका नियम आपके शारीरिक विकास से संबंधित होता है। आंसर नंबर सेकंड यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर बता रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब देखिए जो आपके डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है, बहुत सारे प्रिंसिपल है, एक एक करके देखते हैं कि कौन सा गलत दिया हुआ है। पहला कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। देखिए डेवलपमेंट की आपकी बहुत सारी डिबेट्स हुई थी, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत पहले आपको बताया भी है। जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण की डिबेट हुई थी, जिसमें आपका सोल्यूशन ये निकला कि भाई बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट हुई थी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या स्टेज वाइज चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा आपके जीन प्याज हो गए, जैसा आपके यहाँ पर एरिक एरिक्सन हो गए। इन्होंने कहा कि विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है, कंटिन्यूअस रूप से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इस डिबेट का भी सोल्यूशन हुआ और यह सोल्यूशन हुआ कि विकास निरंतर कंटिन्यूअस रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। एक डिबेट और आपको देखने को मिल रही है डेवलपमेंट की यूनिफॉर्मिटी की और इंडिविजुअलिटी की। और कौन सी? इंडिविजुअलिटी की आपकी देखने को मिल रही है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे यूपीटेटो सुपरटेटो बनता है भैया यहाँ पर आपका। देखिए जो बच्चे का जो विकास है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है। सभी के इंटरेस्ट अलग होंगे, सभी का मोटिवेशन अलग होंगे, सभी का आईक्यू लेवल अलग होगा। इनफैक्ट सभी का आपकी कल्चर जो आपकी रिचुअल्स होते हैं वो भी बहुत अलग अलग होते हैं, सोचने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। तो हर किसी व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर पाई जाती है और टीचर को इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की नॉलेज होनी चाहिए। जबकि यूनिफॉर्मिटी यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न ये बात करता है कि सभी बच्चों का विकास, सभी व्यक्तियों का विकास एक समान तरीके से होता है, एक ही तरीके से होता है, जो बात गलत है। सभी बच्चों का विकास, सभी व्यक्तियों का विकास जो होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है। लेकिन क्या करें, विकास का सिद्धांत आपका है भाई। दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन। देखिए विकास के जो आपके डोमेन है, विकास के जो आपके आयाम है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और आपका इमोशनल। फिजिकल शारीरिक विकास, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, सोशल सामाजिक विकास, इमोशनल आपका संज्ञानात्मक विकास। ये विकास के जो चारों आयाम होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी यहाँ पर करते हैं। किसी का फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, तीनों के ऊपर प्रभाव डालेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, बाकी तीन के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो ये विकास के जो आपके संबंध को आपको दर्शाता है, ये भी आपका विकास का सिद्धांत होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया, एक डिबेट चली थी डिसकंटिन्यूटी वर्सेस कंटिन्यूटी की, ठीक है, कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब से विकास शुरू हो जाता है और कब्र तक यानी कि मृत्यु तक विकास चलता है, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो वोम टू टोम यहाँ पर बोलते हो, जो विकास की यहाँ पर प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपका ठीक है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, कंडीशन आपके रिफ्लेक्स की तो बात आपकी बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं होती। तो आंसर नंबर यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव का आंसर यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति लैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को मान्यता देती है। जब ये कहती है कि लैंगिक असमानता, ठीक है, जो यहाँ पर लैंगिक असमानता होती है यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, यानी कि जेंडर के अंदर असमानता है कि लड़के सुपीरियर है, लड़कियां बेवकूफ है, ये कह रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे ऊपर मत टूटना, ठीक है। तो लैंगिक असमानता अतीत की संचय भी करती है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन से आपकी नीति ने यहाँ पर बात करी थी, उस नीति का नाम बताना है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, बिल्कुल ठीक, इसने कही थी। देखिए 1968 में आपकी शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, जो आपके कोठारी आयोग की अनुशंसाओं के बाद आपकी 68 आई थी। उसके बाद आपकी जो पहली सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई थी 86 वाली हुई थी। उसके बाद इसका अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन इसमें हुआ था 1992 के अंदर संशोधन हुआ था। और उसके बाद भारत की जो सबसे बड़ी शिक्षा नीति, सबसे बड़ा टाइम जिसके अंदर लगा, वह भारत की शिक्षा नीति जो आपकी 2020 के अंदर आई थी, जिसका इंप्लीमेंटेशन प्रत्येक राज्य करता जा रहा है। इनफैक्ट जब ये अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मैंने दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़े थे। मैंने बीजेपी का पढ़ा था, कांग्रेस का पढ़ा था। तो बीजेपी वालों ने कहा था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे, हर एक राज्य के अंदर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। और वो देखिए थोप तो सकते नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है आपका शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, जहां पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही यहाँ पर अधिकार होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज को ऊपर थोप नहीं सकती। अब कर्नाटक के अंदर भाई आपकी गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस की थी उस टाइम पर, उन्होंने शिक्षा नीति 2020 मतलब अपने यहाँ से हटाई दी, लागू नहीं होने दी। इनफैक्ट कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था हम इसके ऊपर विचार करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर संशोधन करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो मैं क्या कह रहा था, मैं डिटेल में चला गया। आंसर क्या था, आंसर आपका 1986, आंसर नंबर यहाँ पर आपका पहला आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसलिए चीजों को पढ़ते रहा करिए, सिर्फ रट्टू तोते कभी भी मत बनना, चीजें पढ़ ले, कंसेप्ट सीख ले। वरना किताबें आप लोग पढ़ सकते हो, दुनिया भर की किताब है, लेकिन डिटेल में जाइए, इंप्लीमेंट करिए चीजों को आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं ये प्रकट हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रकट हो जाती है। अब आपका विकास हो रहा है, मान लीजिए यूपीटेट सुपरटेट का नोटिफिकेशन आ गया, तब मैंने आपको और दुनिया भर की चीजें करा दी, तो क्या आपके अंदर नई नई विशेषता नहीं आएगी, नए नए कंसेप्ट आपको नहीं पता चलेंगे, या नई नई योग्यताएं और योग्यताएं आपकी यहाँ पर बढ़ेगी, मजबूत होगी। तो ये वाली बात ठीक कह रहा है ना। तो स्टेटमेंट किसका है, मेरा नहीं है, इन चारों में से बताओ। डगलस और हॉलैंड का है? जी नहीं, इनका नहीं है। इन्होंने तो ज्यादातर फोकस अपने पर्यावरण के ऊपर यहाँ पर करा, विकास के बारे में। इनका नहीं है। मेरेडिथ का नहीं है। ये हरलोक का है भाई। किसका है? ये आपका हरलोक का है। विकास को इन्होंने कर्मिक चलने वाली प्रक्रिया बताई है। जैसा आप लोग विकास की अवस्थाएं पढ़ते हो, सहसावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, ये सब पढ़ते हो, इसी प्रकार से हरलोक ने भी अपनी विकास की इन कर्म वाइज अवस्थाओं के बारे में बताया, ठीक है। तो ये हरलोक ने भाई आपका कहा था, क्या कहा था? हरलोक ने कहा था, गैसल ने नहीं कहा था। गैसल ने कहा था तो विकास एकदम ही नवीन प्रकार की अपने आप ही होने वाली परिवर्तनीय प्रक्रिया यहाँ पर होती है। जो आप लोग पढ़ते हो फाइन मोटर स्किल यहाँ पर पढ़ते हो, फाइन मोटर स्किल पढ़ते हो, ग्रोस मोटर स्किल पढ़ते हो, इनके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो स्टेटमेंट है, यह आपका हरलोक का यहाँ पर स्टेटमेंट है। आंसर नंबर 3 के साथ आप चले जाओगे। बाकी के स्टेटमेंट नहीं है, बाकी के स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक छात्र पढ़ रहा है, जैसा आप पढ़ रहे हो, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। मान लो उसकी मम्मी पापा ने नाम लेकर बुलाया, ठीक है, ओए बेकारे, ठीक है, ओए निकम्मे, यहां पर आ जा। तो निम्न में से किस संवेदना, यहां पर बात हो रही है किस सेंसेशन की, ठीक है, बताओ भाई कौन सी सेंसेशन, कौन से सेंसेस होते हैं जिसके द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया यानी कि अपना रिस्पॉन्स प्रकट यहां पर करेगा। मान लो आपकी मम्मी ने पापा ने आवाज लगाई, ओ निकम्मे, बाद में पढ़ लियो उसकी सेंसर की अपने क्लास, पहले इधर आके काम करो, खाना खा ले। तो अब बताओ कौन से सेंसेस का आप लोग यूज करोगे, ठीक है, बताओ भाई। पहला विजुअल सेंसेस, क्या देखने वाले का यूज करोगे? आवाज आई है ना सीधी, गधे, निकम्मे, नालायक, क्या क्या बुलाते हैं आपके घर वाले आपको। तो कौन से सेंसेस का यूज करोगे? आपके 5 मेन मुख्यतः सेंसेस होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। पहला आंख, जिसको देखकर आप लोग यहाँ पर चीजों को महसूस करते हो। दूसरा कान, सुनकर करते हो। तीसरा टंग यानी कि जीभ, जिसमें टेस्ट करके करते हो। चौथा आपकी यहाँ पर स्किन हो जाएगी, ठीक है, और पांचवी नाक, नोज, जिसको स्मेल करके करते हो। तो दृष्टि तो आपकी होनी से रही, स्पर्श आपका नहीं होगा, स्पर्श सेंसेस भी आपका नहीं होगा। क्यों? आपके घर वालों ने आपको टच नहीं करा, खड़ा हो जा, खाना खा ले, ठीक है, उन्होंने सिर्फ आवाज लगाई है। क्या लगाई है? उसका नाम लेकर सिर्फ आवाज लगाई है। तो ये आपका ध्वनि संवेदना हो जाएगी, साउंड सेंस आपका हो जाएगा। कौन सा? साउंड सेंस हो जाएगा।
परसेप्शन सेंस भी आपका नहीं होगा। देखिए जब आप लोग किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन बना लेते हो, जैसे मैंने परसेप्शन बना लिया कि आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हो मेरी, और मान लीजिए आपके घर वाले बुलाएंगे तो कहेंगे खाना खा ले, या आपको कहेंगे निकम में गधा, इस प्रकार से, तो मेरा परसेप्शन बना लिया। तो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो हम लोग परसेप्शन बनाते हैं, और परसेप्शन से पहले क्या अटेंशन आता है, अवधान आता है, जो आप लोग अटेंशन लगाते हो किसी चीज पर, या ये बाद में आता है? मेरा ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि जब आप किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन करते हो तो उससे पहले अटेंशन आता है या उसके बाद अटेंशन आता है? ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है। और ये भी बताओ कि आपके घर वाले आपको किस तरीके से बुलाते हैं जब आप खाना खाते हो या जब आप बात नहीं सुनते हो, वो भी जरा आप लोग यहाँ पर इसको बताइए, ठीक है। अरे दोनों पेपर के लिए भाई, ठीक। बताओ भाई क्या क्या बुलाते हो आपके घर वाले, वो भी बताइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया कि कौन सी अधिगम की विशेषता, यानी कि लर्निंग की विशेषता पूछ रही जो मानसिक मंद बालकों की आपकी नहीं है। क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा है। देखिए मेंटली रिटार्डेशन अब आपका यूज नहीं होता है भाई आपका, ठीक है। अब यूज होता है इसकी जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ पर यूज होता है। ये मेंटल रिटार्डेशन पहले वर्ड ये यूज होता था, हालांकि अभी भी बहुत से बच्चे ग्रस्त है जो मेंटली रिटार्डेशन है, ठीक है, मानसिक रूप से मंद है, सही प्रकार से बैलेंस भी नहीं चल यहाँ पर कर पाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के अभी भी बहुत बच्चे हैं, यानी कि दिमागी तौर पर मजबूत नहीं है, उनकी दिमागी तौर पर इतनी क्षमताएं नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा इसमें से नहीं है। धीमी गति से सीखना, भाई जो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, मानसिक मंदता वाले, कम उनके अंदर बौद्धिक योग्यता होती है, तो धीमी गति से वो सीखते हैं, बहुत आराम आराम से सीखते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, ये भी चीज उनके अंदर होती है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है जो कॉपी करना, इमिटेशन, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है जो कॉपी करके बच्चा सीखता है इमिटेशन के माध्यम से, जैसे हम अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, इमिटेशन करके कॉपी करके यहाँ पर उसको सीख लेते हैं। तो ये बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन जनरलाइजेशन की क्षमता नहीं होती, सामान्यकरण की क्षमता। जनरलाइजेशन की क्षमता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, और मैं कह रहा हूं इनसे जुड़े हुए आप लोग और क्वेश्चन सोल्व करिए, तो आप यहाँ पर जनरलाइज कर रहे हो, जो चीज यहाँ पर पढ़ रहे हो इसका इंप्लीमेंटेशन आप लोग दूसरे क्वेश्चन निकालने में, दूसरे कंसेप्ट को समझने में पर कर रहे हो, तो आपने जनरलाइज कर लिया। और इन्हीं चीजों का इंप्लीमेंटेशन आप रियल लाइफ में भी कर रहे हो, तो आपने किसी कंसेप्ट का जनरलाइजेशन अलग अलग एरिया के अंदर यहां पर कर लिया। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा इस प्रकार की चीजों को नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? नेक्स्ट बात करता है डिस्फेजिया, यानी कि फंस गया। किसके अंदर फंस गया? बोलने के अंदर यहां पर फंस गया, यानी कि यहां पर बच्चा अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो भी उसके मन के अंदर विचार है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बोलने के अंदर उसको यहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो डिस्फेजिया किससे संबंधित है? क्या वो लेखन से संबंधित समस्या है? देखिए लेखन से संबंधित समस्या आपकी डिस्ग्राफिया होती है। कौन सी होती है? ये आपकी होती है डिस्ग्राफिया होती है। ये सभी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनके बारे में आप लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पढ़ते हो। पठन में अक्षमता, पढ़ने से संबंधित जितनी भी प्रकार की दिक्कत बच्चों को आती है वो आपकी क्या होती है? डिसलेक्सिया होती है, पढ़ने से संबंधित आती है। गणना यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित जितनी भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो आपकी डिसकैलकुलिया के अंदर आती है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, जोड़ घटा तक भी नहीं कर पा रहा। और जो भाषाई आपकी अक्षमता होती है वो आपकी डिस्फेजिया के अंदर आपको देखने मिलती है, यानी कि बच्चा अपने भाषा के माध्यम से विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कभी कभी आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा अफेजिया, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको डाल लिखता है, कहीं कहीं पर आ लिखता है। डिस्फेजिया का मतलब होता है जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस के माध्यम से उसको सुधार सकते हो। मान लीजिए बच्चों को बोलने के अंदर दिक्कत आ रही है तो आप इसकी ट्रेनिंग करा लीजिए, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से आप इसको कराइए, प्रैक्टिस यहाँ पर कराइए, तो बच्चे की इस डिसेबिलिटी को ठीक किया जा सकता है। अफेजिया का मतलब है परमानेंट है, अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका 4th आंसर यहां ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? नेक्स्ट बात करता है कि संज्ञान यानी कि जो कॉग्निशन होता है, किसके अंदर होता है कॉग्निशन? ये हमारे छुटकू से माइंड के अंदर होता है, जो हमारा कॉग्निशन होता है, यानी कि जहां पर हम चीजों को अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, सब चीजें हमें पता होती है हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। तो संज्ञान जानने की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है, जानने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या शामिल नहीं है? बताओ भाई आपके कॉग्निशन के अंदर क्या शामिल नहीं है? सारी चीज तो आपके इस कॉग्निशन के अंदर है, दिमाग के अंदर है। पहला कि सोचना, बिल्कुल ठीक बात है, इसके माध्यम से आप लोग सोचते हो, इसके माध्यम से आप समझते हो, और इसी के माध्यम से आप समस्या का समाधान भी करते हो। तो ये तीनों पॉइंट ठीक है। लेकिन लंबी लंबी बगाड़ना, लंबी लंबी फेंकना, गर्व की भावना करना, ये आपका संज्ञान के अंदर शामिल नहीं होगा। आपका 3 प्रक्रिया इसके अंदर शामिल है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई आंसर, यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करता है आपका MLL,
MLL का मतलब है आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये प्रोग्राम पहले चलाया गया था आपका, ठीक है, 1986 के जो आपकी शिक्षा नीति आई थी या उसके बाद आपका चलाया गया था कि जैसे जो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लाइक आपका मैथमेटिक्स, ईवीएस और आपकी लैंग्वेज, ठीक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति, इन क्षमताओं की प्राप्ति बच्चे के अंदर हमको करानी है। बट ये मतलब ये प्रोग्राम आपका सही से चल नहीं पाया था, तो भारत सरकार ने इसको बंद भी कर दिया था फिर, ठीक है। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग का एक मिनिमम लेवल, एक निश्चित लक्ष्यों को यहाँ पर प्राप्ति करानी है इस आपके एक्शन के थ्रू आपका, ठीक है। एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि सभी छात्र न्यूनतम स्तर के साथ एक कार्य सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। न्यूनतम स्तर का मतलब है कि भाई जो आपके जैसे 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, ईवीएस, मैथमेटिक्स और आपकी लैंग्वेज, कि ये बच्चों को कम से कम इनके अंदर कोई चीज सिखानी है, तीनों सिखाने हैं, एक तो जरूर सिखाना है और साथ में कुछ काम सिखाना है। तो ये आंसर नंबर आपका फर्स्ट आपका सी हो जाएगा, जो MLL यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के यहाँ पर बात करता है। बात करते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान आपका कहां पड़ता है? क्या देहरादून में है, मुंबई में, कोलकाता में या सिकंदराबाद में है? ठीक है, बताओ भाई कहां पड़ता है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कहां पड़ता है? इस प्रकार के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए किसी कमेटी से रिगार्डिंग, किसी नीति से रिगार्डिंग, किसी संस्थान से रिगार्डिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन टेट और इस प्रकार के सुपर टेट वगैरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। बताइए भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो? बिल्कुल ठीक, आप लोग जो जा रहे हो यहाँ पर आंसर कोलकाता के अंदर आपका हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको इनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आपके इन टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, कौन सा क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया कौन सा है इन चारों में से, जिसमें हम बच्चे की समझने की जो योग्यता है उसका आकलन यानी कि असेसमेंट कर सकते हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही आंसर है। सौर मंडल में कितने ग्रह है? बताओ भाई सौर मंडल में कितने ग्रह? एक ही आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर है। हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हो? बताओ भाई गर्म कपड़े क्यों पहनते हो? यहां पर एक से ज्यादा आपको आंसर देखने को मिलेंगे। सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हो? भाई सर्दी लगती है। गर्म कपड़े क्यों पहनते हो? भाई हमें बीमारी से यहाँ पर बचाते हैं। गर्म कपड़े क्यों पहनते हो? भाई सीजन होता है, खुले में तो घूम नहीं सकते, वो कहेंगे वरना इसे ही ज्यादा ठंड गर्मी सूझ रही है। तो बहुत सारे आंसर आपकी तरफ से निकल कर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन या वो समस्या जिसके समाधान है, जिसके आंसर एक से ज्यादा होते हैं, सबसे बढ़िया अभी तक यही आपका है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल आंसर आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो सिर्फ एक आंसर है, जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इन 3 में एक आंसर आ रहा है, इसमें मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक चिंतन आपको देखने को मिले, वो सबसे बढ़िया आंसर आपका माना जाता है, यानी कि जिसमें आपको अपसारी चिंतन देखने को मिले, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको देखने को मिले, जिसके अंदर क्या रहती है? जिसके अंदर आपकी रहती है रचनात्मकता रहती है। क्या रहती है? जिसके अंदर आपकी रचनात्मकता रहती है। समझ गए आप लोग इसके बारे में? चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। नेक्स्ट बात करता है कि ईएल थोर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। अब देखिए ईएल थोर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए थे। एक बताए थे प्राथमिक नियम, उन प्राथमिक नियम के अंदर 3 नियम आते हैं, यानी कि जो प्राइमरी लॉज थे। दूसरे बताए थे गौण नियम, सेकेंडरी लॉज, उनके अंदर 5 नियम आते थे। हालांकि ये जो 5 नियम है, ये 3 ही नियम से आपके रिलेटेड थे, इसलिए मतलब इस चीज के ऊपर इनकी आलोचना भी हुई थी, ठीक है। बट आपके एग्जाम में प्राथमिक भी आ जाते हैं तीनों के तीनों, और उन 5 में से गौण में से भी आ जाता है। अब यहां पर जो आया वो प्राथमिक में से पूछे, प्राइमरी में से पूछे, जो प्राइमरी लॉज इन्होंने बताए थे, जो 3 प्राथमिक नियम बताए थे कि सीखने का तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, कि अगर हम किसी काम को सीखने के लिए तत्पर है तो उसको जल्दी से सीख जाते हैं। अगर हमारा सीखना संतोषजनक है, सीखने के बाद हमारी किसी ने तारीफ करी, प्रशंसा करी, हमें खुशी मिली, तो हम उस काम को जल्दी सीखेंगे। और किसी ने हमें पनिशमेंट दे दिया, दंड दे दिया, हम उसको नहीं सीखोगे। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि जो ये दंड और पुरस्कार, जो दंड और पुरस्कार यानी कि पनिशमेंट और रिवार्ड का जो कंसेप्ट है, जिसके ऊपर आपके व्यवहारवादी बात करते थे, और एक व्यवहारवादी जो सबसे फेमस आपको दिख रहे ईएल थोर्नडाइक, जिन्होंने सीखने का अपने सबसे पहले नियम दिया था दिगम के, ठीक है। तो यहां से इन्होंने पनिशमेंट और रिवॉर्ड यानी कि दंड और पुरस्कार का कंसेप्ट निकाला था इस वाले आपके नियम से, ठीक है, जो आपका प्रभाव का नियम था। और तीसरा आपका अभ्यास का नियम है, ठीक है। अभ्यास का नियम है
कि अगर आप किसी चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक ही कोट, बहुत मेरा फेमस कोट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, यही से एक नेगेटिव चीज ये देखने को मिली थी कि यहाँ पर जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार एक्सरसाइज करता है, इनफैक्ट जो उसके पास उसकी बुक्स होती है, बुक्स में एक्सरसाइज करने को दी रहती है, और टीचर क्या काम करता है, जा घर से करके लेकर आ जा, या टीचर क्या काम करता है, बार बार उसे एक ही कंसेप्ट को बार बार कराता है, बार बार उसकी ड्रिल और प्रैक्टिस कराता है, तो बच्चा क्या काम करने लग जाता है, बच्चा चीजों के यहाँ पर रटने लग जाता है। इसलिए ये जो सिद्धांत है इसलिए ज्यादा नहीं चल पाए थे भाई आपके, ये जो व्यवहारवादी थे आपके, जो भी आपको दिख रही है थोंडाइक, बीएफ स्किनर या इयान पेवलो वगैरह दिख रहे हैं, ये व्यवहारवादी इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि इन्होंने जो सीखने के नियम बताए थे ये टीचर सेंटर्ड थे, ये बाल केंद्रित नहीं थे। इसके बाद जो रचनावाद है, जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो, पियाजे पढ़ते हो आप लोग को, ये स्किनर, वाइगोस्की आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो, तो इन्होंने कहा कि आप बच्चों को अभ्यास करा रहे हो तो बच्चों को यहाँ पर रोट लर्निंग होगी, और हमें बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी है, हमें बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, जिसके बारे में शिक्षा नीति नई वाली 2020 ने भी आपको बता दिया कि समझ पर आधारित हमको बच्चों को यहाँ पर चीजें करानी है। आप लोग भी देख सकते हो, मैं किसी क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताया, अगले पर यहाँ पर बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सारे ऑप्शन को यहाँ पर आपको डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, आप रट ना सको, वरना रटने को तो आप रट लोगे। 3 नियम दिए, ये वाला नहीं दिया था इन्होंने, अवलोकन का नियम, ये भाई आपका एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। क्या रटने से काम हो जाएगा, डिटेल में समझने में होगा, किस वाले नियम से दंड पुरस्कार निकले, इस वाले नियम का ये नेगेटिव लॉस यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो वो समझ पर आधारित उसको पढ़िए, कंसेप्ट को डिटेल में आप लोग यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, व्यायाम का मतलब अभ्यास ही होता है, ये शायद यार टाइपिंग के अंदर हो गया होगा, लो ऑफ एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस का इसी का मतलब होता है, ये व्यायाम ये वाला व्यायाम नहीं है। ठीक है अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर क्या आ गया। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए अगर आप लोग देखोगे जो पुराना सिलेबस आपका, जो सुपर टेट का पुराना सिलेबस है, उसमें 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, दुनिया भर के तो सब्जेक्ट बांट दिए थे। ठीक है, पहली पहली बार भर्ती निकाली थी इन्होंने, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, पहली तो लिखित निकाल दी, नाम लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर 3 सेक्शन में बांट दिया आपको, बाल मनोविज्ञान, टीचिंग स्किल्स यानी कि जो शिक्षण कौशल होता है, और आपका जो ये लाइफ स्किल्स होती है। अब यार बताओ, लाइफ स्किल्स अलग से कोई पढ़ाता है क्या? WHO ने इनफैक्ट आपकी 10 लाइफ स्किल्स बताई हुई है, उनको डिटेल में पढ़ लो। दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के अंदर DSSS के अंदर लाइफ स्किल्स से संबंधित क्वेश्चन आता है। इसलिए मेरा पूरा अनुभव है, जो अगली बार आपका सिलेबस चेंज होकर आने वाला है, लाइफ स्किल्स कोई अलग से नहीं आएगी, वो इन्हीं के साथ इंक्लूड करके कोई 1-2 टॉपिक यहाँ पर आपको दे देगा। लेकिन बाल मनोविज्ञान आपके एग्जाम में जरूर आना है, टीचिंग स्किल्स आपके एग्जाम में, टीचिंग स्किल्स तो आनी ही आनी है हर हालत में, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग इसके ऊपर तो बहुत फोकस भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है टीचिंग स्किल से क्या संबंधित है? ब्लैक बोर्ड की राइटिंग, जो कि मेरी बहुत खराब है, ठीक है, इस चीज को मैं मानता हूँ, मेरा आज तक कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता पढ़ाने के अंदर, कोई भी आज तक नहीं आता, एक कमेंट आता है, सर जी बार राइटिंग सुधार लो। तो टीचिंग स्किल के अंदर राइटिंग में तो प्रभावित करेगी। मान लो मैं आपका नाम लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दिया आपका, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका नाम लिख दिया, कितना बढ़िया सा, आप कहोगे ये क्या लिखा है, तो मैंने कहा भाई आपका नाम लिखा है, अब मेरी राइटिंग खराब है तो मैं क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आ रही थी, एक डॉक्टर ने, भाई साहब ने पर्ची बनाई, और पता है कैसे लिखा है, वो 2-3 दिन में सर्च करके देख लेना, बताओ भाई कौन सी दवाई का नाम है। जिसने इस दवाई का नाम बताया, सारे बैच उसके आज ही फ्री में करवा दूंगा। उस डॉक्टर साहब से भी पूछ लो कि भाई साहब इस दवाई का नाम बता दे, इतना गंदा पर्चा बनाया था। तो टीचिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं, तो टीचिंग स्किल्स हो या किसी भी प्रकार की स्किल हो, तो भाई आपके जो लेखन की जो कला होती है, ये वाला तरीका आपका स्क्रिबलिंग का होता है। लेखन की जो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है स्क्रिबलिंग, घसीटा मार जो राइटिंग होती है आपकी, ठीक है, आड़म आड़ी तिरछी रेखा, किर्रम काटे जिनको बोलते हैं, जो छोटा सा बच्चा करता है वही आपका इस प्रकार से दीवारों के ऊपर पेन चला देता है, लिख नहीं पाता। इसको बताओ कौन सा मेडिकल स्टोर यहाँ पर इसको पकड़ लिया, इसे तो आप पढ़ भी लोगे, देखो कितना बढ़िया लिखा है, अच्छे, आपको मैंने लिखा है अच्छे लिखा है, समझ रहा है ना, अच्छे यहाँ पे, ठीक है। तो टीचिंग स्किल से क्या संबंधित है? ब्लैक बोर्ड की राइटिंग। अगर मेरी राइटिंग खराब हो जाएगी तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रश्नों को हल करना। अगर आप प्रश्नों को हल नहीं कर रहे और मैं ही नहीं करवा पा रहा, तो टीचिंग स्किल तो बेकार है। इसका मतलब प्रश्न पूछना, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, तो ये सभी टीचिंग स्किल्स के अंदर आती है, यानी कि आंसर नंबर डी, 4th आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, जो इसके अंदर यहां पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, रेडकिल, जैन, सेफियोलॉजी, जोकोन, और कौन सी है भाई आपका, जेरोडोपोल, पैरासीटामोल, वाह भाई वाह, ठीक है। तुम्हें कैसे समझ में आ गई वाली राइटिंग है? उस डॉक्टर को तो पता नहीं चला इस वाली राइटिंग है, तुम्हें ये तो पता नहीं चला तुम्हारी तारीफ में क्या नाम लिख रखा है, वो जरूर बता दोगे तुम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, गधे, गधे नहीं अच्छे लिखा है वो, तुम्हें आता ही नहीं पढ़ना, मेरी क्या गलती है इसके अंदर।
अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर क्या आया हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र, किसकी बात हो रही है? आपकी माइक्रो टीचिंग साइकिल की यहां पर बात हो रही है। किसकी? माइक्रो टीचिंग साइकिल की यहां पर बात हो रही है। देखिए जो आपकी माइक्रो टीचिंग साइकिल है, इसको ये कंसेप्ट सबसे पहले आपका डीडब्ल्यू एलन ने दिया था। सबसे पहले आपका कंसेप्ट डीडब्ल्यू एलन ने दिया था। तो डीडब्ल्यू एलन ने यहां पर कहा था कि जितने भी शिक्षण प्रक्रिया है, जैसा मान लो मेरी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है और मैं 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया, तो इन्होंने कहा इन शिक्षण प्रक्रिया को आप टुकड़ों में बांट लीजिए। भाई एक बार आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग करा लीजिए, एक बार आप मिक्स क्वेश्चन अलग करा लीजिए, एक बार आप हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मतलब इसको टुकड़ों में बांटकर आप कर लीजिए। तो यानी पूरी समस्त शिक्षण प्रक्रिया को जब टुकड़ों में बांटकर पढ़ाए, यानी कि वो आपकी माइक्रो टीचिंग हो जाएगी। और इस माइक्रो टीचिंग को जो इंडिया में अगर लाए, ठीक है, इंडिया में अगर कोई लाए तो वो थे आपके डीडी तिवारी। कौन थे आपके? वो थे भाई आपके डीडी तिवारी। और डीडी तिवारी जो इसको लाए थे वो लाए थे 1967 के अंदर, जिसका अब नाम प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद पहले था। तो प्रयागराज के अंदर सबसे पहले इसको लेकर आए थे, जो आपकी ये माइक्रो टीचिंग की जो आपकी साइकिल होती है, तिवारी साहब इसको लेकर आए थे। अब इस माइक्रो टीचिंग के अंदर जो टाइम का निर्धारण क्या है, मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी अगर बताऊं या सभी के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग की अगर मैं बात करूं, इस साइकिल की बात करूं, इस चक्र की बात करूं, तो माइक्रो टीचिंग के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग करने का। लेसन प्लान जो आप लोग तैयार करते हो, योजना बनाते हो, बट ध्यान रखना जो लेसन प्लान यहां पर तैयार करोगे, जो टीचर लेसन प्लान तैयार करता है वो घर से तैयार करके लाएगा। यहां कोई टाइम नहीं मिलेगा उसको कि अपना घर से तैयार करके लेके आ कि तुझे बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है और ये टीएलएम का यूज करना है। तो प्लानिंग पहले करता है, प्लानिंग के बाद फिर वो करेगा टीच, यानी कि शिक्षण यहां पर देगा। और इसके लिए मिलेंगे उसको 6 मिनट यहां पर मिलेंगे। कितने? 6 मिनट यहां पर उसको मिलेंगे। उसके बाद फिर वो आपका वो देगा फीडबैक और लेगा भी बच्चों से, सही पढ़ाया है या सही पढ़ाया आप लोगों ने, उसके लिए भी उसको मिलेंगे 6 मिनट। अब मान लीजिए फीडबैक के बाद आपको पता चला कि जैसे हमारी क्लासरूम में कुछ बेगारे भरे पड़े, उस क्लास में भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या काम करेगा? इस साइकिल को दोबारा रिपीट करेगा। वो क्या काम करेगा? वो फिर से रीप्लानिंग करेगा। क्या काम करेगा? वो रीप्लानिंग करेगा। अब वो रीप्लानिंग करने के लिए घर पर नहीं जाएगा, अब वो क्लासरूम में रीप्लानिंग करेगा अपनी, कि भाई कहां कहां पर कमी आई थी, डायग्नोस करेगा टीचिंग लर्निंग में कहां कहां पर गैप्स आए थे। अब इस रीप्लानिंग के लिए इसको 12 मिनट यहां पर चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा रीटीच यहां पर करेगा। क्या करेगा? रीटीच यहां पर करेगा। एक सब्जेक्ट का टाइम पीरियड है यहां पर आपका, तो रीटीच में आपको ये फिर 6 मिनट मिल जाएंगे। और उसके बाद में फिर वो क्या काम करेगा? रीप्लान, रीटीच और फिर दोबारा से री फीडबैक यहां पर लेगा, री फीडबैक यहां पर लेगा, पुनः पुष्टिकरण यहां पर करेगा। ठीक है, इसके अंदर आपकी 6 मिनट हो जाएगी। तो कितनी हो गई भाई? 6 और 6 12, 12 और 12 24 और 6 6 12, यानी 24 में 12 जोड़ दिए 36। टोटल आपकी 36 मिनट हो जाएगी। आंसर नंबर डी यहां पर आपका सही हो जाएगा कि समस्त शिक्षण प्रक्रिया को हमने यहां पर टुकड़ों में यानी तोड़कर हमने उसका यहां पर समाधान करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट बात करता है कि लिंग स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी की यहां पर बात कर रहा है कि जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होती है। जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब है जब बच्चों को ये पूरा विश्वास हो जाता है, उसको पक्का पता लग जाता है कि भाई मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं, ये उसको पता लग जाता है। जैसे आप लोगों को मैं पहले भी बताता हूं कि जो बच्चों को अपने जेंडर के बारे में पता लगता है या अपने जेंडर रोल के बारे में जो उसको पता लग जाता है, तो वो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पता लगता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर पता लगता है। इसके अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर पता लगता है। और अगर मैं और भी ऑथेंटिक यहां पर सोर्स के अंदर जाऊं, तो जब मान लीजिए जब बच्चा 4 साल का होता है, तो 4 साल के बच्चों को अपने जेंडर के बारे में पता लग जाता है कि मैं लड़का हूं तो मैं बंदूक से खेलूंगा, ठीक है, या मैं इस प्रकार के काम करूंगा, फाइट वाले काम। मैं लड़की हूं तो मैं गुड़ियों के साथ खेलूंगा, यानी कि अपने जेंडर रोल तक पता लग जाता है 4 साल के बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो जेंडर के बारे में उसको कौन बताते हैं? उसका समाज बताता है, फैमिली बताते हैं, नहीं नहीं लड़कियों को कहेंगे तू गुड़ियों से मत खेल, तू गन से खेल। और लड़कियों को क्या कहेंगे? नहीं नहीं तू गन से मत खेल, तू गुड़ियों से खेल, पता चले बड़ी होके तू आगे किसी को मार दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जेंडर रोल का जो पता लगता है 4 साल के अंदर पता लगता है। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी भी वही बात कर रहा है कि जेंडर के बारे में बच्चों को स्थिरता आ जाती है कि भाई मैं लड़का हूं। जैसा आप लोगों ने एक प्रोग्राम देखा होगा, वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वाला, अब उसका क्या नाम आ रहा है नया नाम? कपिल शो करके कुछ आता है, कपिल शर्मा शो। उसके अंदर वो आते हैं दो हीरो आते हैं उसके अंदर, वो भी बहुत मजेदार है। एक तो है कृष्णा सुदेश जो गोविंदा का भांजा है, और दूसरा वो गुत्थी सुनील ग्रोवर। ठीक है, दोनों ही जबरदस्त। वो दोनों लड़की बनकर आते हैं। वो कृष्णा सुदेश बनकर आता है सपना, और वो सुनील ग्रोवर बनकर आता है गुत्थी।
लेकिन अगर 4 साल का बच्चा होगा उसको पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों लड़के हैं, झूठ बोल कर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है, जिसमें बच्चा या व्यक्ति अपने लिंग यानी कि अपने जेंडर हमेशा समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता आ जाती है कि भाई मैं लड़का हूं या लड़की हूं। इसे लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो सेक्स का कैटेगराइजेशन होता है, यानी कि कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, या कोई ट्रांसजेंडर होता है, उसकी कैटेगरी का यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि उसकी स्थिरता के बारे में उसको पता लग जाता है कि मेरे जेंडर के बारे में ये चीज आपके सामने, ठीक है। तो भाई क्या है, ये दोनों ही ठीक है आपके सामने, तो ए तथा बी दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। क्या नाम आ रहा है उसका, कपिल शर्मा के नए शो का नाम, नए चैनल पर आ रहा है जो, ठीक है चलिए। सपना गुत्थी, नहीं नहीं अब नया नाम आया, शायद किसी चैनल के ऊपर आया, ठीक है। चलो बाहर में जाए कपिल शर्मा, हमारे स्टूडेंट्स का पेपर पास हो जाए बस, वो सबसे मेन चीज है। अगला क्वेश्चन देखो सामने आपकी स्क्रीन पर, कप्पू, नहीं कप्पू वाला वो है, वो मोटू सा, क्या नाम है यार उसका, वो मोटू सा आता है, वो कप्पू सा बन के, वो भी ऐसे ही आता है, ठीक है, कभी कभी फीमेल बनकर आता है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ पर अगेन बात हो रही है CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि वे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, जैसा आपको स्पेशल नीड की जरूरत है, आपको ज्यादा क्लास की जरूरत है, ठीक है। गिफ्टेड बच्चों को स्पेशल नीड की जरूरत होती है कि मुझे स्कूल में संसाधन नहीं मिल पा रहे, मेरी प्रतिभा का क्या होगा, मुझे अलग अलग संसाधन दो, कहीं कंपटीशन के लिए भेजो मुझे, इन गधों के साथ बैठा रखा है, क्योंकि एवरेज बच्चों से बहुत हाई लेवल का IQ इनका होता है। दिव्यांग बच्चे मान लीजिए आपकी क्लासरूम के अंदर है, तो दिव्यांग बच्चे मान लीजिए आपकी क्लासरूम में सभी प्रकार के, गिफ्टेड हो, दिव्यांग हो, सामान्य हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सब आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले आपके बच्चे होते हैं। तो इनका आकलन, इनका असेसमेंट करते समय टीचर को क्या काम करनी चाहिए, बच्चों के बीच तुलना यानी कि कंपैरिजन करनी चाहिए, कभी भी बच्चों के बीच में कंपैरिजन यानी कि तुलना मत कर देना, जो आपके और हमारे घर वाले करते हैं, देख फलाने का लड़का, उसकी नौकरी लग गई, तेरी अभी तक नहीं लगी, ठीक है। हर किसी के अंदर अपनी योग्यता होती है, हर किसी के अंदर अपनी स्किल होती है, ठीक है। तो आपको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, जैसा आपका कंपैरिजन यहाँ पर होता होगा, ये आपको कभी नहीं करना। बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान, निकम्मा, नकल्ला, गधा, नल्ला आदि इस प्रकार के जो भी लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पर करना चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए इस प्रकार के लेवल, ठीक है। इस प्रकार से उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, हीन भावना के यहाँ पर शिकार हो जाते हैं। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए नंबर्स की बात तो आपकी कोई नहीं कर रहा, सबसे दिक्कत बड़ी बड़ी बात पता है क्या, जो हमारे यहाँ पर लर्निंग के डोमेन होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और जो साइकोमोटर डोमेन होते हैं। कोग्निटिव दिमाग से जुड़ा हुआ, नंबर से जुड़ा हुआ, साइकोमोटर फिजिकल एक्टिविटी, स्कूल में कुछ गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। लेकिन इफेक्टिव डोमेन की बात कोई नहीं करता, जिसकी कमी सबसे ज्यादा आज की डेट के अंदर पूरे देश भर के स्कूल के अंदर है, इफेक्टिव डोमेन यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, जो बच्चों को स्कूल में उसकी फैमिली में नहीं मिल पा रहा है। तो सीखने पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, नंबर्स, ग्रेड वगैरह इन पर ध्यान केंद्रित नहीं करनी चाहिए, आंसर थर्ड हो जाएगा। साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना, जी नहीं, आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि दी गई पंक्तियों को पढ़िए, अभी पढ़ते हैं, और सही शैक्षिक विचारक की पहचान करिए। अच्छा, शैक्षिक विचारक की पहचान करनी है भाई, ठीक है, जो भी एजुकेशनल थिंकर रहे हैं। इन्होंने विद्यालय के सामाजिक सामाजिक और नैतिक स्वरूप पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक विद्यालय को लघु समुदाय एक अपरिपक्व समाज के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये कौन हो जाएंगे, क्या रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। देखिए जब आप लोग फिलोसफी के बारे में पढ़ते हो तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे महात्मा गांधी जी भी हो गए, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये आपके नेचुरलिज्म के, आपके मतलब कह सकते हो आपके ये थे फिलोसफर रहे हैं, ये प्रकृतिवाद को मानने वाले आपके रहे हैं, ठीक है। किसको मानने वाले रहे हैं, ये आपके प्रकृतिवाद को मानने वाले रहे हैं, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा, आपने आइडियलिज्म के बारे में सुना होगा, जो आइडियलिज्म वाले समर्थक वो क्या मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, उनके बिना कुछ नहीं दुनिया के अंदर, सब कुछ करा रहा है भगवान ही करा रहा है, हमारे बस में कुछ नहीं है। एक मानता है रियलिज्म को, नहीं नहीं, जो चीज दिख रही है वही सही है, उसके अलावा और सब चीज बेकार है। एक आपके नेचुरलिज्म वाले, प्राकृतिक प्रकृतिवाद वाले, नहीं नहीं, प्रकृति ही सब कुछ है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। रुडोल्फ फिस्टनर ने नहीं माना, एल्फ्रेड बिने जी नहीं, बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण इन्होंने यहाँ पर करा था, ये माना था आपके जॉन डीवी ने, इस चीज को माना। प्रगतिशील शिक्षा के जो सबसे बड़े समर्थक है, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो सबसे बड़े समर्थक इसको माना जाता है, तो ये इन्होंने कहा था। तो आंसर नंबर यहां पर आप लोग चले जाओगे, फोर्थ के साथ आप लोग यहां पर चले जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना और उसके बाद अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना हुआ है, एक एक करके फिर आप लोग अपना स्कोर बताना, जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हो, लास्ट वाले का और देख लेना।
लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चे, यानी कि जो आपके लर्निंग डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन कौन से बताए, मान लीजिए कोई डिसलेक्सिया से है, कोई डिसकैलकुलिया से है, कोई डिसग्राफिया से है, इस प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी से अगर कोई ग्रसित बच्चे हैं तो उनको आपको क्या बताने हैं, उनके संदर्भ में क्या सही है वो आपको बताना है। इनमें अवधान यानी कि अटेंशन से जुड़े विकार होते, तुमने एक क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने पूछा था अवधान परसेप्शन से पहले आता है या बाद में आता है, जल्दी से आंसर बताओ, चेक करूंगा अभी मोबाइल में चेक करूंगा। अटेंशन परसेप्शन से पहले आता है या बाद में आता है, जो आपका अटेंशन होता है, अवधान होता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, बिल्कुल जुड़े विकार होते हैं। जिसको सीखने के अंदर समस्या आती है किसी भी प्रकार की, मैथ से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता एक जगह, अपना ध्यान यानी कि अटेंशन एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता, ठीक है। इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि के होते हैं, जी नहीं। यहां पर बात हो रही है आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, जो आपकी बात करता है डिस्प्रेक्सिया जिसकी बात करता है। तो अगर किसी को डिस्प्रेक्सिया है, अगर किसी को यहां पर क्या है आपके डिस्प्रेक्सिया है, तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। मैं मोबाइल उसको फेंकूंगा तो इसको हाथ को पकड़ने के बजाय इधर उधर ध्यान नहीं आएगा उसका, ठीक है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं बन पाएगा उसका। ये बात आप लोग समझ गए। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है ना उच्च कोटि का नहीं भाई, ये तो बहुत खराब होता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी से बच्चे ग्रसित होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला, ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इन चीज में इनको यहां पर दिक्कत आती है। पहले 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पहले सभी ने अटेंशन पहले आता है, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने आंसर बताया, पहले अटेंशन आएगा, आप ध्यान केंद्रित करोगे और उसके बाद किसी के बारे में आप परसेप्शन यहां पर बनाओगे, तो ये बिल्कुल आपने आंसर सही दिया, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ ये वाला गलत था, पहला और तीसरा आंसर से हो जाएगा, क्या है पहला तीसरा, तो थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहां पर 30 क्वेश्चन करे, बट